हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे पहला अध्याय जो कि क्लास 7 का है हिस्ट्री। वो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यहाँ पर क्या क्या खोजे गए, कहाँ क्या मिला, इन सब के बारे में दिया गया है। तो चलिए, मानचित्र ये जो पहला आपको दिख रहा है, ये पहला मानचित्र है। ये पहला मानचित्र है। इसमें जो है भूगोलवेत्ता अल इदरीसी कौन थे? ये 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के भूमि से मतलब महाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं भूमि, ये भूमि हो गया और ये समुद्र हो गया। ये क्या है? समुद्र है। आगे है, ये जो चित्र हम देख लिए, इसमें जो है 1 अरब भूगोलवेत्ता अल, ये जो थे ये कहाँ के थे? अरब के थे। भूगोलवेत्ता ये मानचित्र एक हो गया, और ये जो भूगोलवेत्ता थे वो अरब के थे। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया, और ये चित्र जो है 1154 ईस्वी में बनाया गया। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। ये जो चित्र है वो किसको दर्शाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप को। दूसरा है, चित्र में आप देखें तो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। और दूसरा मानचित्र हम देखेंगे तो उसमें जो है एक फ्रांसीसी चित्रकार था, जो चित्र जो है 1720 ईस्वी में बनाया। दोनों नक्शे दोनों जो हैं वो दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, और दोनों जो नक्शा है वो एक ही इलाके का है, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और दक्षिण भारत जैसे वो दिखाया है वो जहां पर आज क्या है? उत्तर भारत है। ऊपर का भाग जो है वो क्या है? उत्तर भारत है, लेकिन वो दक्षिण भारत में दिखाया गया है। किसके अनुसार? अल इदरीसी के अनुसार। अल इदरीसी के जो अनुसार जो है आप देखेंगे तो श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, और श्रीलंका का द्वीप कहाँ है? तो ऊपर की तरफ है। तो जगहों के नाम अरबी, ये देखिए आप चित्र जो दिख रहे हैं, ये दूसरा चित्र है। ये किसके द्वारा? तो ये जो है नूमों के अनुसार ये बनाया गया है। 18वीं सदी के आरंभ गिब्लोम द लिल्सले के एटलस नूमों के अनुसार यह उपमहाद्वीप है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या है? ये ये जो देखिए ये उनके अनुसार बनाया गया चित्र है। आगे देखिए, कुछ जानने को जो है दिए गए इसमें जो हैं उनमें से कुछ जाने एवं पहचाने का नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो होता है कन्नौज। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है, ये जो देखिए आप उत्तर प्रदेश जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चित्र को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। यहीं पर क्या है? कन्नौज है। आगे देखेंगे तो मानचित्र दो में जो मानचित्र पहले जो थे पहले मानचित्र के बनने के बाद 600 वर्ष बाद ये बनाई। ये जो मानचित्र है कितने वर्ष बाद? तो 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, और इस समय जो है उपमहाद्वीप के बारे में जो सूचनाएं मिलती थी वो क्या थी? काफ़ी बदल गई थी। आगे हम देखते हैं तो यह जो है नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है, और ये जो नक्शा अभी हम देख रहे हैं यही नक्शा जो है ज़्यादा परिचित है। आगे है, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है, और तट के जो दोनों तरफ जो तट है, तीनों तरफ के जो ये पूर्व के तट और पश्चिम के तट हैं, उससे हम क्या होता है? ये आश्चर्य हमको दिखकर लगता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे, और यूरोप के जितने भी नाविक थे वो समुद्री इलाके के लिए इस नक्शे का उपयोग किया करते थे। अब देखिए, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालेंगे तो उसमें देखेंगे क्या क्या इनमें इतने ही ब्यौरे हैं? तो भीतरी इलाकों में हम देखेंगे तो क्या इतने ब्यौरे हैं जितने तटीय इलाकों में के लिए ब्यौरे थे? जितने समुद्र तट वाले हिस्से में गंगा के मार्ग को हम देखें तो कि इसे इसे
किस तरह से दर्शाया गया है? गंगा के मार्ग को किस तरह से दर्शाया गया है? तो गंगा के मार्ग ऊपर से नीचे की ऐसे की ओर दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकों को अंतर करें। तटीय में आप देखेंगे तो ये तटीय भाग हो गया और ये भीतरी भाग हो गया। ये क्या है? भीतरी भाग है। ये समझ लिए आप? आगे है, आगे देखिए है क्या है? आगे है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए इन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी विभिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। आगे चलते हैं तो अब है नई और पुरानी शब्दावली और अभी जो हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं और पहले जो शब्द का उपयोग करते थे उनमें क्या अंतर है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी। अब देखिए उदाहरण के लिए क्या, तो मध्य युग में क्या थी? फारसी। दूसरे में चलते हैं तो आधुनिक फ़ारसी जो है अभी की जो भाषा है उसमें भिन्न है। पहले की फ़ारसी में और अभी की फ़ारसी में भाषा में भिन्न है। आगे है, आगे क्या है? तो यह जो है भिन्न है, यह भिन्नता सिर्फ़ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं और समय के साथ क्या होता है? अर्थ भी बदल जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। हिंदुस्तान जो है आज हमें इसे आज आज जो है हमें इसको किस नाम से जानते हैं? तो भारत। मतलब क्या? जो इसे आधुनिक राष्ट्र जो है भारत के अर्थ में लेता है। किसको? तो हिंदुस्तान को। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ये पूछता है जो मिन्हाज ए सिराज किस सदी के थे? तो 13वीं सदी के। और ये जो इतिहासकार थे, फारसी के इतिहासकार थे, इनका नाम क्या है? मिन्हाज ए सिराज, जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिन्हाज ए सिराज नाम रखिएगा। उसका आशय जो था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। और ये जो मिन्हाज ए सिराज था और हिंदुस्तान का जो उपयोग किया था तो उसका आशय क्या था? तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जो इलाके थे उनको उन्होंने इंडिकेट किया था। आगे है, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकतर अधिकार क्षेत्र में आते थे। और उन्होंने इसलिए इसका उपयोग राजनीतिक अर्थ में किया क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आता था। अब देखिए आगे, सल्तनत के प्रसार के साथ-साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। और पूछता भी है तो दक्षिण भारत का शब्द का समावेश जो दक्षिण भारत में हुआ हिंदुस्तान शब्द का, तो इसका नहीं हुआ। इसके विपरीत 13वीं सदी के जो आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और सबसे पहले जो 13वीं सदी 16वीं सदी में बाबर ने क्या किया था? तो इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पंछियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। कौन सबसे पहले किया था? तो इसका उपयोग जो है बाबर ने 16वीं सदी में इसका क्यों किया? क्योंकि यहाँ के पशु पंछियों के निवास, यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किसका उपयोग किया? तो हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान है। कुछ-कुछ समान है। और जो हिंदुस्तान जो है 14वीं सदी के जो कवि थे अमीर खुसरो, उनके ही जो प्रयुक्त शब्द थे हिंद, उनके ही कुछ कुछ समान मिलते हैं। मगर भारत जहाँ जो है मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाता है रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज
हम जो है आज जोड़ते हैं। आप समझ गए इसके बारे में? अब देखिए यहाँ पर है, क्या आपको ऐसे कुछ शब्दों का ध्यान आता है जो जिनके जो है अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं और शब्द बदल जाते हैं? ये आप समझ लिए। अब आगे चलते हैं। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधानियाँ रहना चाहिए। जो किसी भी शब्द का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो इतिहास को क्या होना चाहिए? तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आगे है, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे और जो हम इसका उपयोग अभी कर रहे हैं और उसके जो उपयोग थे अतीत में वो बहुत ही उसके अर्थ अलग हुआ करते थे। उदाहरण के लिए देखिए, तो विदेशी जैसा विदेशी कौन कौन शब्द है? तो विदेशी। तो विदेशी जो था जैसा सीधा-साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी किस रूप में आप देखते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, उस रूप में हम विदेशी को देखते हैं। आगे है, आगे इसका क्या होता है? हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या होता है? जो भारतीय ना हो। और मध्य युग में आप जानेंगे तो मानो किसी गाँव में रहने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समय समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उस प्रकार से हम इसको विदेशी को जानते थे। कब? तो मध्यकाल में विदेशी को किस रूप में जाना जाता था? तो ऐसा व्यक्ति जो गाँव में रह रहा है, अनजाना है, उसका जो है इस समाज और संस्कृति का कोई अंग वो नहीं है, इस रूप से उसको जाना जाता था। कैसे? तो विदेशी। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फ़ारसी में अजनबी कहा जाता था। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था? हिंदी में परदेशी और फ़ारसी में अजनबी कहा जाता था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गाँव में रहने वाले 2 किसान अलग-अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक-दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यहाँ पर समझने वाली बात है क्या? तो ऐसे लोग होते थे विदेशी जो अपने गाँव में अनजाने हैं, उसको लोग समाज और संस्कृति का वो अंग नहीं है, उसको विदेशी कहते थे। और ये शब्द कहाँ से? हिंदी में इसको परदेशी बोला जाता है और फ़ारसी में क्या? तो फ़ारसी में अजनबी। और इस ये जो था, ये जो नगरवासी थे और ये जो शब्द होता था नगरवासी और वनवासी के लिए उपयुक्त विदेशी होता था। किसी एक गाँव में रहने वाले 2 अगर किसान रहते तो अलग-अलग धार्मिक होते थे, अलग-अलग जाति के होते थे, लेकिन उनके लिए भी ये विदेशी शब्द नहीं होते थे। अब देखिए इतिहासकार के और उनके स्रोत। अब देखिए, तो इतिहास जो था, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं? इतिहासकार और उनके स्रोत में देखेंगे तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग-अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं और इसको देखते हुए क्या करते हैं? अलग-अलग स्रोत का वो सहारा लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, तो उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में हम गुप्त और हर्ष के बारे में पढ़े थे। इसमें देखिए, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन इतिहास। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें जो हैं ऐसे मिलेंगे जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। और ऐसे ही जो है युग युग से वो सभी बातें चली आ रही हैं। इतिहासकार इस युग के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण की कला जो होती है, स्थापत्य किसे कहता है? जो भवन निर्माण की कला होती है, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। किसके सिक्कों पे, शिलालेख पे, इन पर निर्भर कर रहे हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी अभी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है और जो उनके जो लिखित रूप थे, उनकी विविधताएँ थी वो बढ़ गई हैं। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम जो है करने लगे हैं और जो सूचनाएँ थी उनको धीरे-धीरे क्या करते हैं, कम करने चले लगे हैं।
अब देखिए 2 प्रसंगों की तुलना हम करेंगे तो 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि ज़रूरत पड़ी थी 13वीं सदी में और उसके पास कागज़ नहीं था। इसीलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके उसके कागज़ को सुखाकर इस्तेमाल कर लिया और उसका क्या किया इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अब देखिए क्या है कि 1 सदी के बाद अगर आप बाज़ार में कोई खास खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार उस वस्तु जो है वह जो कागज़ में लपेट कर देता है। तो कागज़ जो है कब अधिक महँगा था और कब आसानी से उपलब्ध था 13वीं सदी और या 14वीं सदी। तो ये जो था कब था तो 14वीं सदी में। आगे देखेंगे तो इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः जो सस्ता हो गया और आगे-आगे धीरे-धीरे बढ़ता गया तो क्या हुआ? वह सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग जो है धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज़, हिसाब तथा करों के खाते इत्यादि जो है लिखने के इसको उपयोग करने लगे। किसका? तो कागज़ का उपयोग। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था और कहाँ? पुस्तकालय या अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेज़ों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी मिलती थी और इससे क्या होता था? पांडुलिपियों से उनको बहुत सारी जानकारी मिलती थी मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है, इसका क्या था उपयोग बहुत कठिन था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेखागार किसे कहा जाता है? तो अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज़, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसको अभिलेखागार कहा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन-देन के के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं। आगे है, तो आगे देखेंगे तो उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे और उन दिनों क्या था छापा खाना नहीं था मतलब वहाँ पर छापने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए या लिपिक जो होता था वो लिखता था या नकल नकल नवीस जो होता था हाथ से ही पांडुलिपियों का मतलब नकल करके लिखता लिखता था। उसकी प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने नकल नवीस जो हाथ से लिखा करते थे। अगर आपने कभी-कभी किसी मित्र के गृह कार्य में नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। मतलब कोई भी काम आप किसी को देखकर आप कर रहे हैं, तो वह नकल करना आसान नहीं होता है। कभी-कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती है। वही है, जो आप कभी-कभी मित्र जो लिख रहा है, उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको कैसे लिखें और आपको मजबूर होकर अंदाज़ ही लगाना पड़ता होगा। और क्या लिखा गया है और उसमें वो जो मित्र मेरा क्या लिखा है उसको अंदाज़ लगाकर ही आप लिखते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ मोटे-मोटे, छोटे और मोटे अंतर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है चित्र जो है एक में यह जो चित्र है एक लघु चित्र की प्रतिकृति है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये लघु कृति है और जिसमें जो है एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है और ये जो देखिए ये नकल कर रहा है। इस चित्र के आधार पर सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है और इसका जो है कितना आकार है 10:5 का है। आगे है आगे देखेंगे तो इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है और इसके छोटे आकार होने के कारण इसको लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी-कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग जो है कभी-कभी स्पष्टता के लिए भी किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे और क्या करते थे इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके और बेच देते थे। अब उनके अंतर को हम देख लिए थे पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी बहुत कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे-मोटे फेर-बदल करते चलते थे। पांडुलिपि जो बनाते थे उनको छोटे-मोटे उसमें जो कुछ उनको लगता था वो फेर-बदल कर देते थे। आप देखिएगा तो कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य जो है फेर-बदल किया जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ की भी प्रतिलिपियाँ बनती गई और समय बढ़ता गया और
प्रतिलिपि पर प्रतिलिपि लिखाता चला गया और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न-भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से भी ही अलग हो गई और एक दूसरे से क्या हो गई, वो अनेक प्रकार से लिखाया और वह एक दूसरे से अलग हो गया। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही नहीं मिलती है। मतलब उसकी जो पांडुलिपि है जो कहीं भी नहीं मिलती है, वो जो पहले लिखा गया था वो। आज जो है एक पर एक करते हुए आगे बढ़ते गया समय और एक पर एक पांडुलिपि लिखाता चला गया, एक से अधिक। हम बाद में लिपिक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। और जो बाद में लिपिक बनाया था पांडुलिपि उस पे ही निर्भर रहते हैं। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है और इतिहासकार एक ही ग्रंथ के जो है विभिन्न प्रतिलिपि को अध्ययन करते हैं तो पता लगता है जो क्या लेखक लिखा करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक लिखावट है उसमें अंतर देखेंगे तो ये जो लिखावट है विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फ़ारसी और अरबी में पढ़ना जो है ये फ़ारसी और अरबी में है, इसलिए इसको पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। इसमें देखिए नस्तलीक लिपि जो है बाएँ की ओर है और वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं कौन? नस्तलीक। और फ़ारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है और सिबख्त लिपि जो है दाएँ की ओर है, इसमें जो है सघन, संक्षिप्त और कठिन है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये जो लिपि है और ये लिपि है, ये जो इसको पढ़ना कठिन हो जाता है और इसको धारा प्रवाह लोग पढ़ लेते हैं। आगे हम चलते हैं। तो आगे है कई बार लेखक स्वयं भी समय-समय पर अपने मूल वृत्तांत को संशोधन करते कभी-कभी जो है लेखक खुद अपने विचार को वो संशोधित करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार जो है इसके 2 साल बाद लिखा था। कौन? तो ज़ियाउद्दीन बर्नी को आप नाम रखिएगा कौन ईस्वी में 14वीं शताब्दी में वो आया था और जो वो पहला वृत्तांत जो लिखा था वह 1356 में लिखा लेकिन दूसरा वृत्तांत है 2 साल बाद फिर वह लिखा था और उसमें जो था उसमें दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी और दूसरे का ही इतिहासकार को जानकारी था लेकिन पहले का इतिहास का जानकारी नहीं था। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था और जो पहला जो वृत्तांत था वो कहीं दबा हुआ था पुस्तकालयों में। आगे हम पढ़ेंगे तो आगे है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। आगे देखिए तो है सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है और 700 और साढ़े 1700 के बीच के जो हजार वर्ष हैं उनके बीच में जो इतिहासकार भारी भारी चुनौती को देखता है और चुनौती रखता है मुख्य रूप से इसीलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं जैसे सिंचाई में रहट कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ था इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया जैसे आलू मक्का मिर्च चाय और कॉफ़ी ध्यान रखें कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के लिए के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। उन्हीं के साथ ये सब आए थे जैसे आलू हो गया, मक्का हो गया, मिर्च हो गया। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। आपसे पूछता है जो इन कौन सा काल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन वाला काल था? तो यही काल जो था 700 से लेकर साढ़े 1700 का जो काल था वो ऐसा काल था। इस युग में लोगों को गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना भी बहुत बढ़ गया था। और यहाँ पर क्या था बहुत आना-जाना लोगों का बढ़ गया था। अक्सर ही तलाश में लोगों के झुंड जो था दूर-दूर की यात्राएँ करते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का यहाँ पे देखिए परिवर्तनों की पड़ताल में आपको एक चित्र दिखाया गया है, क्या है?
तो ये जो रहट है, रहट मतलब आप बैलगाड़ी में देखते होंगे तो एक चक्के के रूप में ये है रहट। आगे देखेंगे तो इसका महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत जिनका नाम राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। राजपूत मतलब जिनका नाम क्या था? राजपुत्र। और इसका अर्थ क्या था? अर्थात राजा का पुत्र से निकला है कौन? तो राजपूत। 18वीं से 8वीं से 14वीं सदी के बीच का नाम जो है आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। और ऐसे लोगों का यहाँ पर आमतौर पर चर्चा आपको मिलता है जो क्षत्रिय वर्ण से थे और वो योद्धा थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, वो राजपूत होते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग-अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वभाव स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि और चारण जो था इनके आचार जो कैसा व्यवहार करते थे, उसका पराक्रम क्या था, उनके बारे में लिखा करते थे, गुणगान किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हासिल करने जो है इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सीख, जाट, अहोम और कास्ट जो है मुख्य रूप से मुख्तलिफ लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति। कौन-कौन? तो मराठा, जो सिख, जाट ये सब जो है मुक्ता जो था ये लिपिक और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति होती थी। यादि समूह में भी उठाया। तो इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगले की कटाई हो रही जंगलों की क्या होती थी? कटाई हो रही थी और खेती का इलाका जो है बढ़ता जा रहा था। कुछ प्रयासों में कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास, पर्यावास अब क्या है? तो पर्यावास यहाँ पर देखेंगे तो पर्यावास का इसका तात्पर्य जो है किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है वही पर्यावास कहलाती है। पर्यावास देखिए तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों में को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। क्यों? तो वहाँ पर जो सामाजिक और आर्थिक शैली थी उसके कारण वो वहाँ से पलायन कर गए। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। क्या थे वो कुछ ज़मीन की जुताई करने लगे और वहीं पर कृषक बने। कृषकों के नए क्षेत्रीय जो था कुछ समूह जो था, कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाज़ार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होकर वो प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी और वहाँ पे जो स्थानीय मालिक था उसके वो कुछ वर्ग था उनका वो बेगार मतलब काम करता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। क्या-क्या हुआ? तो समाज में और आर्थिक मतलब इकोनॉमिक रूप से वो अंतर उसमें आने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम किया करते कर लेते थे। जैसे-जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जो था लोग क्या हो गए? लोग जातियों और उपजातियों में बँटे जाने लगे। ये सब आपको याद रखना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक? आगे है, तो आगे हम देखेंगे तो क्या हुए? बँटने जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊँचा और नीचा का जो दर्जा है, दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों को के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और कोई जो था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और का भी दर्जा हो सकता था। आगे देखेंगे तो इसमें देखिए एक आपको कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है जो इस अनुभाग में प्रौद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं। उनमें से कौन-कौन परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर और गाँव में महत्वपूर्ण देखिए आज भी जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से आप देखते हैं तो छोटे-बड़े को दिखाया जाता है, वो बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, ये सब आज भी देखने को मिलता है। अपने आगे है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ जो है स्वयं अपने-अपने निर्णय बनाती थी। और अपने-अपने जो है नियम बनाया करती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े-बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत
कहा जाता था और जो यहाँ पर जो सभा बुजुर्ग होते थे करवाते थे उसको जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाज़ों का पालन भी करना पड़ता था। आज भी देखते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, जिस गाँव में रह रहे हैं, उन चीज़ों को आप आज भी पालन करते हैं, उनके समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के रूप में आप चलते हैं। आज जैसे समाज में कोई पर्व हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको भी हम देखकर अपना काम करते हैं। इसके अलावा कई गाँवों का मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी और ये एक छोटी इकाई होती थी। आगे देखेंगे तो क्षेत्र और साम्राज्य है। साम्राज्य में देखेंगे तो चोल, तुगलक और मुगल इसके अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन इसका काल हम याद रखेंगे कब का, तो 1266 से 1287 की जो काल है किनका है, गयासुद्दीन बलबन का है। इनकी पर जो है पर की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति जो है उदाहरण के तौर पर हम अध्याय 2 में देखेंगे में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको, तो गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी जो था, बंगाल जो था पूर्व में बंगाल, ऐसे चित्र हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बंगाल है, ऐसे हम इसको समझेंगे। तो इसे आप समझिए। तो ये आपको भारत का नक्शा में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बंगाल दिखता है, तो यहाँ बंगाल है और यहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान मिलता है। तो यहाँ पर क्या, तो बंगाल को किस नाम से, तो गौर के नाम से जाना जाता था। से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी मतलब गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण द्रविड़ भारत भी आता था और इसमें जो है संपूर्ण द्रविड़ भारत भी आता था। तो दक्षिण का भारत जो था वो द्रविड़ भारत के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत गौर आंध्र गौर जो था, गौर आंध्र, ये गौर हो गया, आंध्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। यादे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग जो थे उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग उस उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत से चित्र में देखिए ये आपको दिखाया गया है ये कहाँ-कहाँ किसका शासन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मिस्र में शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित ये जो मिस्र का जो ये जो थे वो एक लेखक थे, वो क्या रचे, तो रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार, इतना नाम आप याद धीरे-धीरे 5 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत, ये जो दिल्ली की सल्तनत के जो भी प्रांत आते थे उनके बारे में ये बताए हैं। यहाँ पर देखिए आप चित्र के अनुसार देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 में आपको दिखाया गया है। तो पहले में क्या है, तो सिविस्तान है, उच्च है, मुल्तान है, कारनौल है, लाहौर है, समाना है, सुर सूती है, कुहराम है, झांसी है, दिल्ली है, बदायूं है, कन्नौज है, करा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, और द्वार समुद्र और मावार। ये सब जो क्षेत्र जो हैं ये किस में आते थे? मुगल दिल्ली के राजकाल में दिल्ली के सल्तनत के रूप में आपको ये सब जो क्षेत्र है आता था। किनके अनुसार? तो ये मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित जो पुस्तक है उनके अनुसार। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है भाषा तथा क्षेत्र। भाषा तथा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो भाषा क्या होती थी? तो 1300 देखिए 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। कब? तो 1318 ईस्वी में। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा थी। जैसे देखिए सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में दार समुद्री भाषा, तेलंगाना में देखिए तेलंगानी जो है ये आंध्र प्रदेश की भाषा, गुजरी तो जो थी भाषा वो गुजरात की थी और मलवारी जो थी वो तमिलनाडु की भाषा थी। गौड़ जो थी बंगाल की भाषा थी, गौड़ी ये बंगाल की भाषा थी। अवधी जो था पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। अवधी कहाँ? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वहाँ पर अवधी भाषा थी।
और हिंदवी जो था वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो भाषाएँ थी वो हिंदवी के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो ने आगे बताया ये सब अमीर खुसरो के द्वारा बताया गया है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है और इसके विपरीत जो है एक संस्कृत भी भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये जो है किसी विशेष क्षेत्र की जैसे आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देख लिए तेलांगनी हो गया, आप दक्षिण कर्नाटक में देख लिए दार समुद्री हो गया, ये सब एक क्षेत्र विशेष की भाषा थी, लेकिन संस्कृत जो भाषा थी वो एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं और आम जनता जो था वो नहीं जानता था। कौन भाषा? तो संस्कृत भाषा ये एक प्राचीन भाषा थी और यह केवल ब्राह्मण ही जानते थे। आगे है अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाएँ और उनके द्वारा जो हम अभी देखिए कितने भाषाएँ थी देख लिए और इनकी सूचियों में जो नाम है उनको उल्लिखित करने के लिए कहता है और अभी जो आज जो बोली जा रही भाषा उनके बारे में आप जानिए। तो उनको हम देखेंगे। आज आप जानते हैं कि 22 भाषाएँ मान्यता हैं और 22 भाषाओं से आप पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनके ऐसे तो बहुत सारे भाषाएँ हैं, लेकिन 22 भाषा जो है आप संविधान के द्वारा मानित हैं। आगे चलते हैं, तो आगे में है तो सन 700 तक कई क्षेत्रों के अनेक जो हैं सन 700 में कई क्षेत्रों के अपने-अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और 700 ईस्वी में कई क्षेत्रों में भौगोलिक आयाम उनके जो जगह के रहने के जगह थे, वो सब तय हो गए थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में हम अधिक इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी, कभी-कभी चोल, खिलजी है, खिजली होगा, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश जो थे अनेक क्षेत्रों तक फैला तथा विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ये जितने तो चोल थे, तुगलक थे, मुगल ये सब एक सफल रूप से वहाँ पर स्थिर नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए आप हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं तो खलजी और मुगल वंश के शासक कितने-कितने अवधि तक चले। खिलजी होगा। आगे है 18वीं सदी में मुगल वंश जो था पतन के ढलान पर था। कब? तो 18वीं शताब्दी में। आप जानते हैं कि औरंगज़ेब के मरने के बाद जो है मुगल जो था वो पतन की राह पे चल दिया। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरते लगे और फलस्वरूप जो है क्षेत्रीय जो छोटे-छोटे क्षेत्र थे वो उभरने लगा। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षत्रिय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे-बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और इन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप को अधिकतर भाग पर फैले तथा इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी और ये जो कुछ भी क्षेत्र थे उनको फैला हुआ राज्य जो था वो विरासत के रूप में मिला था तथा तथ्य जो था इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन इन क्षेत्रों में उभरी थी और जो इसका हम किसे पता लगाते हैं जो इन क्षेत्र में उभरे हुए थे। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और एक समान हैं और कुछ भिन्न भी हैं, कुछ सामान्य भी हैं। ऐसी परंपराएँ हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। अर्थव्यवस्था के रूप में देख लेते हैं, उच्च संस्कृति के रूप में देख लेते हैं, भाषा के संदर्भ में भी देख लेते हैं। आगे है आगे देखते हैं तो क्या है सन जो है 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग-अलग नहीं पनपी थी। ये जो भाग जो था ये एक दूसरे से अलग-अलग नहीं हो पाया था। लेकिन हालाँकि जो इनके चरित्र और उनकी विशेषताएँ बनी रही थी मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था और जो क्षेत्रीय ताकत थे उनका भी प्रभाव कुछ पड़ा था। आगे है पुराने और नए धर्म। पहले जो धर्म थे और अभी के जो धर्म हैं उनके बारे में कुछ अंतर हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो चलिए इतिहास के जिन हज़ार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। इनमें जो है बहुत सारे परिवर्तन आए
दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी। अगर जो है आप देखते हैं तो उनकी जो दैविक आस्थाएँ जो थी वो बहुत ही व्यक्तित्व स्तर पर होता था। लेकिन अभी हम आप देखेंगे तो मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक लेकिन वह सामूहिक एक साथ होकर करते थे। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे-जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे-वैसे जो है वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता चला गया। यहाँ पर देखेंगे तो खुसरो के बारे में ज्ञान और ब्राह्मण संस्कृति के बारे में क्या बताया गया, तो ऐसे ही भाषा जो संस्कृत वही भाषा जानते थे जो ब्राह्मण वो जानता था। कौन? तो भाषा तो संस्कृत। ये था क्या? तो एक क्षत्रिय कोई ऐसा क्षेत्र का भाषा नहीं था लेकिन ये एक पंडित जो था वो जानता था। आगे है आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया और आज जिस धर्म को हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं और इसका जो बदलाव है इसी समय आया था। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता गया महत्व तथा बढ़ती सत्ता, ये सब उस समय शुरू हुआ था। संरक्षक किसे कहते हैं? तो संरक्षक जो होता था कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, वही संरक्षक कहलाता है। आगे है संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता और संस्कृत ग्रंथ का ज्ञान होने के कारण समाज में क्या होता था? ब्राह्मण का आदर होता था। इनके संरक्षक थे और इनके क्या होते थे? संरक्षक होते थे। नए-नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। आगे है इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो था वो भक्ति की अवधारणा के रूप में आया और इसमें जो है बहुत सारा परिवर्तन भक्ति के अवधारणा के रूप में आया था जिसमें जो था इसमें ईश्वर की कल्पना एवं एक ऐसे प्रमे एक ऐसे प्रेमल प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सके और यहाँ पर जो है ऐसे देवता का रूप आप देखते हैं जिसमें कोई कर्मकांड के बिना ही, भक्ति के बिना ही, पंडित के बिना ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इस विषय में और जो है उसके अध्ययन जो है और आगे हम पढ़ेंगे उसकी परंपराओं की अध्ययन जो है 8वें अध्याय में जानकारी अधिक दी गई है। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए-नए धर्मों का भी आगमन हुआ और यहाँ पर भी यहीं पर जो है उपमहाद्वीप में नए-नए धर्म आपको आने को देखने को मिलते हैं। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के ज़रिए पहुँचा। कहाँ? तो 7वीं सदी में। कुरान कब आया? तो 7वीं सदी में। किसके द्वारा? तो व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा ये पहुँचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल इस एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि भूमि क्या हो, कुछ भी हो, वो ऐसा व्यक्ति हो। कई शासक जो था इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। देखिए यहाँ पर उलेमा के बारे में आपसे पूछा जाता है तो कई शासक जो था वो क्या करता था तो इस विद्वान को इसके धर्मशास्त्रियों को न्यायशास्त्रियों को जो होते थे उसको उलेमा कहा जाता था। उलेमा को संरक्षक जो यहाँ पर विद्वान होते थे जैसे यहाँ पर पंडित को संरक्षण दिया जा रहा था उसी प्रकार उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म का अलग-अलग तरह से व्याख्यान करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली है बात जो मुसलमान में कुछ जो थे अलग-अलग थे। कैसे थे? तो कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान की विविध विधि सम्मत नेता मानते थे और पैगंबर पैगंबर जो थे किसके दामाद थे? पैगंबर के दामाद जो थे अली थे। पैगंबर के दामाद कौन थे? तो अली थे। ये जो अली जो था उसको वो शिया था।
क्या था वो शिया था और उसको एक नेता अपना विधि सम्मत रूप से उसका नेता माना गया था। और कुछ जो था वो सुन्नी था, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और ये जो खलीफा को जो प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला था वो सुन्नी था और जो पैगंबर साहब को अपना नेता मानता था, उनके दामाद को नेता मानता था, वो शिया था। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और जो इस धर्म को नेतृत्व जो करता था वो क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत और भारत में कैसे नाम से? तो हनफी और शफी कोई विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएँ देखने को मिलती है और ऐसे ही धर्म के विचार के बारे में आपको भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। आगे है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय और इतिहास जो है अब जैसे-जैसे समय बदलता गया, इतिहास के समय बदलते गए, उनके बारे में हम अब देखते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समान सामाजिक जो है समय जो है, सामाजिक और आर्थिक संगठन आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यह यदि अतीत को समान विशेषताएँ रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बाँट दिया जाए, तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। इसको हम युग में बाँट दें, काल में बाँट दें, तो समय का अध्ययन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा था। देखिए, इतिहासकार जो था अंग्रेज़ जब आया तो उसके इतिहासकार जो थे वो 3 युगों में इसको बाँट दिया। कौन-कौन से? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसको 3 युगों में बाँटा, जो हिंदू थे और मुस्लिम थे और तीसरा वो खुद जो ब्रिटिश था। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। जो वहाँ पर शासन करता है वही ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, वही उसका धर्म होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। जो भी बदलाव आते हैं वो किसमें? धर्म में ही आते हैं, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती है। बहुत कुछ उसमें उसकी उपेक्षा उसके कितनी विविधताएँ थी इस उपमहाद्वीप में उसको छोड़ दिया गया था। इस विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं और इसको बहुत कम इतिहासकार जो है स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएँ तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों के समावेश था, जिसमें शिकारी था, प्रारंभिक दौर की कृषि कैसी होती थी, शहरों और गाँव में निवास और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य कैसा था, इसके बारे में पढ़े थे प्राचीन समाज में। लेकिन आज के जो समाज है इस साल के जो आप इतिहास में पढ़ेंगे उसमें जो है मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस साल का जो इतिहास है उसको हम प्रायः क्या बोलते हैं? मध्यकालीन इतिहास है। इसमें जो है आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी-कभी जो ग्रामवासियों और वनस्पतियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसमें जो है मध्यकालीन भारत में ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप भारत के इतिहास के ये हज़ार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। इतने में ये जो 700 से लेकर से 1700 तक के काल जो थे वो बहुत बदलावों के रूप में आप देखते हैं। आखिर जो 16वीं और 18वीं शताब्दी और 8वीं या 11वीं शताब्दी के से काफ़ी भिन्न है। जो 16वीं है और 8वीं है, 11वीं वो काफ़ी उससे भिन्न है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी फिर मध्यकाल की तुलना जो है प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना किससे? आधुनिक काल से। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। परिवर्तन बहुत सारे हुए थे। इन हज़ार वर्षों के दौरान जो है उपमहाद्वीप
इस हज़ार वर्षों के दौरान आपको उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ध्यान देते चलिए। और जो है कहता है इनके जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके चिन्ह जो भी परिवर्तन हो उनको आप समझते चलें ताकि आपको आगे इसको पढ़ने में आसानी होगी और इसको समझ सकते हैं। आगे की और पीछे के अध्याय की तुलना को आप पढ़ सकते हैं। जब भी संभव हो इस पुस्तक को आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले अध्याय से करेंगे, पिछली बातों से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ आप संभव हो देखेंगे कि यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ आस-पास की दुनिया को हम जिस पर नज़र डालेंगे तो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, क्या बदला है, क्या वैसा ही वो स जगह है, क्या वैसा ही समय है आज भी, वैसे को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये अध्याय आपका खत्म हो गया। देखिए अति विदेशी को क्या कहा जाता था। पांडुलिपि के देखिए तो बीज कुछ शब्द हैं जो जाति, क्षेत्र, काल, विभाजन पांडुलिपि है। इसको हम ये अध्याय मेरा आपका खत्म हो गया। चलिए अगले अध्याय में आपसे हम मिलते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।